नमस्कार। डीडी बिहार के कार्यक्रम खुला आकाश में आपका स्वागत है। घरेलू हिंसा यानी घर में होने वाली हिंसा, भारत में इसको लेकर के पहला कानून 1961 में बना दहेज प्रतिषेध अधिनियम, जिसने दहेज देने और दहेज लेने दोनों को ही अपराध की श्रेणी में ला दिया। बाद में 1993 और 1986 में इसको सशक्त करने के लिए, दहेज प्रतिषेध अधिनियम को सशक्त करने के लिए सेक्शन 498A और 304B, ये दोनों धाराएं जो हैं वो जोड़ी गई। इसके बाद घरेलू संरक्षण अधिनियम बना, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में बना। आज हम घरेलू संरक्षण अधिनियम 2005 पर ही बातचीत करेंगे कि आखिर ये कानून क्या है, इसमें क्या परिभाषा है हिंसा की, घरेलू हिंसा की, कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे ये पिछले कानूनों से इतर है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ करा दूं। मेरे साथ किरण ओझा जी हैं। किरण ओझा जी असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में, वो पटना में पदस्थापित है। उन्हीं से जानेंगे तफसील से इस कानून के बारे में। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किरण जी, सबसे पहले तो यही सवाल है कि आखिर ये कानून क्या है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 था और उसको मजबूत करने के लिए लगातार हम कोशिशें भी कर रहे थे। अगर मैं शुरू से बताना शुरू करूँ सीटू जी, तो हमारे यहाँ अगर आप देखें, अगर डेटास देखें जो यूएन का डेटा है और यहाँ पे जो सरकारी डेटा है, तो आपको पता चलेगा कि इंडिया में हमेशा हर दिन महिलाएं किसी न किसी तरह का घर में वायलेंस बर्दाश्त करती हैं। वायलेंस कुछ भी हो सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस में आपको नहीं होता है, फिजिकल अब्यूज़ हो सकता है, मेंटल अब्यूज़ हो सकता है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो सकता है, सब कुछ होता है। तो हिंसा बहुत ही कॉमन है, मतलब इतनी कॉमन है कि कुछ महिलाएं इसे डेली बेसिस पे बेयर करती हैं। और इसके लिए कोई स्पेशल आपके पास कानून नहीं था, आपके पास कोई जरिया नहीं था कि आप जहाँ पर जाकर कंप्लेन कर सकें या फिर आप अपने खिलाफ हो रही हिंसा को रोक सकें। तो पहली बार ये जब एक्ट बना 2005 में और ये 26 अक्टूबर 2006 को फोर्स में लाया गया, तो उसमें ये रिकग्नाइज़ किया गया कि भाई घरेलू हिंसा भी एक अपराध है और ये बहुत ही व्यापक है, बहुत लोगों के साथ बहुत ही सीवियर लेवल तक होता है। और कभी भी महिलाएं हिम्मत नहीं करती थीं, क्योंकि उनको पता था कि जैसे ही बोलेंगे या तो हमें घर छोड़ना पड़ेगा या हमारी शादी टूट जाएगी। इनफैक्ट पहले भी दो चीज़ें थी, या तो अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, हिंसा बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको शादी के बाद ससुराल में पति से, रिश्तेदारों से बहुत परेशानी हो रही है, तो अगर आप बहुत हिम्मती हैं और अगर आप चाहती हैं कि भाई हम इस रिश्ते को ख़त्म कर दें, तो आपके पास एक उपाय था कि आप सिविल कोर्ट में डिवोर्स की प्रोसीडिंग चलाइए, आप शादी को ख़त्म कीजिए। या दूसरा ऑप्शन आपके पास था कि आप क्रिमिनल कोर्ट में 498A, जिसमें क्रूएल्टी की बात होती है, उसका केस करें। मगर दोनों ही जो चीज़ें थी वो बहुत मुश्किल थी। एक महिला के लिए दोनों ही रास्तों को अपनाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि हर बार जब हिंसा होती है तो ज़रूरी नहीं है कि महिला चाहे कि मेरा शादी ख़त्म ही हो जाए, क्योंकि जब शादी टूटती है तो बच्चे इन्वॉल्व होते हैं उनमें। हो सकता है कि कोई पति है वो अपनी पत्नी के साथ ख़राब है, वो उसके साथ मारपीट करता है, बट हो सकता है वो अच्छा पिता हो। तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार हिंसा से बचने के लिए शादी को ख़त्म करना चाहें। दूसरी बात थी जो 498A की मैंने कहा, वो एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग है। तो जब भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात होती है सीटू जी, तब तो फिर बेल की बात होगी, कोर्ट में केस जाएगा, पति को बेल कराना पड़ेगा, हो सकता है उनको जेल भी हो सकती है। तो एक बार जब बेल या जेल जैसी बात आ जाती है तो कोई कंसिलिएशन की फिर बात नहीं होती, फिर महिला के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, फिर वो तो घर और शादी टूटना ही टूटना होता है। तो बहुत ज़रूरी था कि एक ऐसा एक्ट आए जो कि जिसका बेसिक नेचर हो सिविल नेचर हो, रेमेडी जो हो वो सिविल हो। और यहाँ पे जो रेमेडी है वो सिविल है। दो केस हम फाइल करते हैं, एक क्रिमिनल कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में, बट जो रेमेडीज़ हैं वो सिविल रेमेडी हैं। इसमें कोई बेल और जेल का चक्कर नहीं है। जब बाद में जो भी एक्ट के दौरान जो ऑर्डर्स पास किए हैं कोर्ट ने, अगर आप उनको नहीं मानते हैं तब आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलती है। हाँ, तो यहाँ हम अपने दर्शकों को बता दें कि दरअसल जो पहले हमारे पास कानून थे उनका मूल तत्व या प्रधान तत्व जो था वो अपराध की श्रेणी में अगर हम देखें, लेकिन आप इस एक्ट का नाम ही सुनिए, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या फिर आप इसको अगर हिंदी में बोलें तो घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम, यानी महिला को संरक्षण देना या प्रोटेक्शन देना जो है वो इसमें सबसे प्रधान बात है। किरण जी, आपने हिंसा की बात की और हम देख ही रहे हैं कि इस एक्ट में हिंसा शब्द का इस्तेमाल ही है, और जो हम पढ़ते हैं वो ये कि हिंसा को बहुत व्यापक
इसमें परिभाषित किया गया है, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं। देखिए, सेक्शन 3 है जो एक्ट का, वो जी। डोमेस्टिक वायलेंस को डिफाइन करता है। तो उसमें कहता है इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं। अगर आप किसी के साथ मारपीट करते हैं, हाँ, तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। अगर आप बच्चे को मारपीट करते हैं, या फिर आप किसी ऐसे आदमी को कुछ फोर्स करने के लिए, जैसे आप पत्नी को ना पति के हस्बैंड, पत्नी के घर वालों को परेशान कर रहे हैं कि आप मुझे कुछ वैल्यूएबल दीजिए या कुछ मुझे दहेज दीजिए, या और इसमें ना एब्यूज़ की बात की गई है। और इसके एक्सप्लेनेशन में 4-5 तरह का एब्यूज़ है। एक तो होता है कि सेक्सुअल एब्यूज़ है, अगर वो अपनी पत्नी के साथ किसी तरह का गलत तरह का संबंध या ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ संबंध बनाना चाहता है। मेंटल एब्यूज़ की बात की गई है, साइकोलॉजिकल एब्यूज़ की बात की गई है, इकोनॉमिकल एब्यूज़ की बात की गई है। इकोनॉमिकल एब्यूज़ है जैसे मान लीजिए आप कमाती हैं, आपको कमाने से बंद ना करे, आप जो कमाती हैं आपकी पैसा छीन ले, ठीक है, आपकी जो वेजेस हैं, अगर आप जिनके साथ मिलना जुलना चाहती हैं समाज में, जिनके साथ उठना बैठना चाहती हैं, आपके रिश्तेदारों के साथ वो आपको उठने बैठने ना दे, और अगर आपको किसी बात में आपकी बार बार इंसल्ट करते हैं, बुराई करते हैं, तो वो सब है। इनफैक्ट जो वायलेंस है उसका डेफिनेशन बहुत ही व्यापक है। ऑलमोस्ट हर तरह के वायलेंस की बात इसमें इंक्लूड की गई है। मतलब शारीरिक हिंसा अगर आप करें यानी मारपीट करें, शाब्दिक हिंसा यानी आप अमर्यादित शब्द कहें बिल्कुल स्त्री को या फिर उसके घर वालों या परिचितों के बारे में, आर्थिक हिंसा यानी अगर उसको कमाने से रोके या फिर उसके पैसे छीने, तो ये सारी हिंसा, मानसिक हिंसा, उसको मानसिक प्रताड़ना दे, तो हिंसा की परिभाषा जो है वो बहुत ही व्यापक इसमें की गई है और इसीलिए इस कानून को बहुत प्रभावी। एक बात और किरण जी, हम बार बार पढ़ते हैं कि इस कानून को बनाने में महिला आंदोलनों ने या महिलाओं ने बड़ा अहम रोल निभाया। हम पढ़ते हैं कि बार बार जो है इस कानून, हर कानून से पहले होता है कि पब्लिक वॉइसेस जो है वो सरकार मंगाती है, लेकिन इस कानून में लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये पहली बार ऐसा कानून बन रहा था जिसमें महिलाओं के खिलाफ जो उनके घर के अंदर चार दीवारी में, क्योंकि कहता है कि डोमेस्टिक वायलेंस की बात कर रहा है, अगर आप घर से बाहर निकलती हैं तब आपके साथ कोई घटना घटती है तो वो चलिए वो एक अलग श्रेणी में आता है, बट द फैक्ट कि आप अपने घर में हैं, जो हम लोग सबसे सुरक्षित जगह समझते हैं, जहाँ पे जो हमारे रिश्ते होते हैं, सबसे क्लोज रिश्ते होते हैं, सबसे नज़दीकी रिश्ते होते हैं, सबसे रिलायबल रिश्ते होते हैं, जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा संरक्षण करेंगे, और वहाँ पे अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो पहले तो अगर आप बहुत पुराने मतलब पुरानी महिलाओं से बात करें, हमारी दादी नानियों से, वो तो मतलब इनको हिंसा मानती ही नहीं थी। अगर हस्बैंड आपको नीचा दिखाता है, अगर आपसे ख़राब तरीके से बात करता है, इनफैक्ट अगर आपको मारता है, पीटता है, ये एकदम सिंपल नॉर्म था। अगर सास ससुर आपको ताना देते हैं कि आप सुंदर नहीं हो या आप कम दहेज लेकर आए हो, तो ये सब नॉर्मल बातें थी। या अगर आपके मायके वालों की बुराई कर रहे हैं तो इनको हिंसा माना ही नहीं गया था, बोला था ये तो नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ है। अगर आप ससुराल गए हो, शादी की है, तो ये सब सुनना पड़ता है, ये सब नॉर्मल चीज़ें हैं। पहली बार एक्ट ने इस बात को कहा कि नहीं, ये सब गलत है, ये सब अपराध है, इसको हम हिंसा की श्रेणी में लेंगे, क्योंकि जिनके साथ ये सब हो रहा होता है उनका मेंटल साइकोलॉजिकल बीइंग बहुत इफेक्ट होता है, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत गिर जाता है, और ये सब आपके दिमाग पे, मन मस्तिष्क पे एक बहुत बुरा और लंबा गहरा छाप छोड़कर चला जाता है। तो पहली बार एक्ट ने इस बात को एटलीस्ट एक्नॉलेज किया या रिकग्नाइज़ किया, तो महिलाओं को ये बात बहुत अच्छी लगी कि पहली बात इस बात का रिकग्निशन हो रहा है कि भाई ये हिंसा है, ये गलत हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इसको रोकने की ज़रूरत है, इसके खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत है, इसके खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत है। यही वजह थी कि महिलाओं ने ये जो फीडबैक होता है इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और यही वजह है कि हिंसा की जो परिभाषा है वो इतनी व्यापक हुई। और दरअसल किरण जी, अगर बहुत ही सूक्ष्म तरीके से देखें भी तो दरअसल ये जो कानून है ये हमको हमारे खिलाफ हो रही हिंसा को चिन्हित करने में भी मदद करता है। ये कानून इस मामले में भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम घरेलू हिंसा कानून की बात करें तो क्या सिर्फ एक पत्नी शिकायत कर सकती है? कौन कौन शिकायत कर सकता है? बिल्कुल नहीं, इसके दायरे में कौन कौन है? अग्रीव्ड पर्सन, अगर आप एक्ट पढ़ें तो एक्ट में एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि अग्रीव्ड पर्सन कौन है, कौन मतलब शिकायत कर सकता है, किसको हम विक्टिम मानेंगे। तो कहता है इसमें कोई भी आदमी, अगर वो आपकी बहन भी हो सकती है, उसमें कुछ रिश्तों को चिन्हित किया गया है, वो रिश्ता आपका शादी से हो सकता है, आपका बाई ब्लड हो सकता है, नहीं होते खून के रिश्ते हो सकते हैं। अगर कोई भाई है, अगर वो अपनी बहन को या माँ को बहुत परेशान कर रहा है तो वो भी केस कर सकती हैं। हाँ, तो हर तरह के रिश्ते हैं। एडॉप्शन से, अगर मान लीजिए किसी ने कोई बच्चा या बच्ची अडॉप्ट की है, उनके साथ वायलेंस कर रहे हैं तो वो भी केस कर सकते हैं। अग्रीव्ड पर्सन के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पत्नी हो, वो माँ भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, बहन भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है।
ये मतलब कोई भी शिकायत कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी शिकायत कर सकता है, लेकिन कौन कौन शिकायत कर सकता है? क्या इसमें सिर्फ पत्नियां ही शिकायत कर सकती हैं या बहनें भी शिकायत कर सकती नहीं हैं? बिल्कुल कर सकती हैं, बहनें माताएं शिकायत कर सकती हैं। अगर कोई स्त्री है, अगर वो कह रही है कि उसका बेटा उसके साथ ऐसा कर रहा है, तो भी देखिए ऐसे तो माता पिता के लिए एक अलग कानून और है, जिसमें जब होता है कि बच्चे माँ बाप की देखभाल अच्छे से नहीं करते हैं तो वहाँ पे भी वो जाकर वहाँ पे शिकायत कर सकते हैं, जिनमें बच्चों को बोला जाता है कि भाई अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, उनको अगर कोई कॉम्पनसेशन अमाउंट होता है तो वो डिसाइड होता है जो आपको देना पड़ता है। बट जहाँ तक डोमेस्टिक वायलेंस की बात है, शुरू में ये सिर्फ मतलब महिला पुरुष का जो रिलेशनशिप होता है शादी से, वो उससे ज़्यादा मतलब फोकस था। बट ऐसा नहीं है, अगर आप डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कोई भी लोग जो रिस्पोंडेंट के साथ, रिस्पोंडेंट मतलब जिसके ऊपर आप केस करना चाहती हैं, उसके साथ अगर आप एक डोमेस्टिक रिलेशनशिप में हैं, एक साथ रह सकती हैं, और उसके साथ रिश्ता कुछ भी हो सकता है, रिश्ता खून का हो सकता है, वो भाई हो सकता है, शादी के थ्रू हो सकता है, वो आपका पति हो सकता है, हाँ फादर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो पत्नी के सिवा भी, पत्नी के सिवा भी अलग अलग। इसमें दो मेरे सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि जैसे हम कई बार सुनते हैं कि बिहार में बच्चियां जिनकी शादी हो रही हैं, वो अपनी शादी रोकने के लिए थाने में चली गई, या फिर उनको पढ़ने नहीं दिया जा रहा है तो वो अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए उसमें मदद लेने के लिए हेल्पलाइन या थाने में चली गई। क्या ये दो केसेस भी क्या घरेलू हिंसा में कवर होते हैं? देखिए, अगर आप, ये डिपेंड करेगा कि उस पर्टिकुलर केस के मतलब सर्कमस्टांसेस क्या हैं, उस केस का फैक्ट क्या है। अगर आप एक्ट में पढ़ें तो एक जगह पे लिखा हुआ है कि अगर आप एडल्ट हैं, ठीक है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है, अगर आप मेच्योर हैं, और अगर आपके पिता आपको ज़ोर ज़बरदस्ती किसी और से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो वो भी एक इमोशनल वायलेंस के डेफिनेशन के अंदर आता है। तो वो देखिए हर केस पे निर्भर करेगा, लेकिन इसके तहत भी आप बिल्कुल केस जो है बिल्कुल वो बिल्कुल दर्ज आप कर अपने सकते फादर, हैं। अगर आपके पिता मारपीट कर रहे हैं, आपके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि नहीं आप किसी पर्टिकुलर आदमी से ही शादी करो, तो वो भी इसके दायरे में आएगा। एक बात और हम किरण जी पढ़ रहे थे कि लिव इन रिलेशनशिप जिसमें बिना शादी के एक स्त्री एक पुरुष के साथ रहती है, क्या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाएं और अगर कोई संतान उससे उत्पन्न होती है, क्या वो भी इस दायरे में आते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट ये पहला कानून था जिसने लिव इन रिलेशनशिप, जिसको अगर हम कहें तो उसको कहते हैं रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज, मतलब एक्चुअली शादी नहीं हुई है, बट जो उनका रिश्ता है वो शादी की तरह ही है। शादीशुदा जोड़े की तरह हाँ, रहते हैं, वो समाज के सामने अपने आप को एक शादीशुदा जोड़े की तरह प्रेजेंट करते हैं, उनका कॉमन हाउस होता है, वो नहीं होता कॉमन सब कुछ ऑलमोस्ट। तो ये पहला कानून था, उस हिसाब से ये बहुत प्रोग्रेसिव था। और अगर आप अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखें तो इस तरह के रिलेशनशिप बहुत कॉमन हो गए हैं, जहाँ पे लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं, लोगों को लगता है कि शादी के बाद बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो फ्लो करती हैं, तो लोग साथ तो रहना चाहते हैं बट शादी के बंधन में नहीं बनना चाहते। तो ये एक्ट उनको भी प्रोटेक्शन देता है। अगर कोई मेरा लिव इन पार्टनर है जिसके साथ मैं रह रही हूँ, अगर वो मेरे साथ किसी तरह का वायलेंस करते हैं तो वो भी, उनके खिलाफ भी मैं DV एक्ट में कंप्लेंट कर सकती हूँ। और अगर उनसे कोई संतान उत्पन्न हो गई तो उसकी जिम्मेदारी भी बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक संतान का बात है, मतलब बच्चों की बात है, हमारा कानून बिल्कुल क्लियर है। वो माता पिता के बीच में क्या रिलेशन है, उनका रिलेशनशिप का क्या स्टेटेड है, वो मैरिड है नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे का राइट हमेशा इंटैक्ट रहेगा, बच्चे हमेशा लेजिटिमेट रहेंगे जिनको हम कहें तो। इसमें हम कैसे शिकायत कर सकते हैं? मान लीजिए कि मेरे साथ घरेलू हिंसा हुई है, मैं कैसे शिकायत करूं, किसके पास जाऊं आखिर? देखिए, ऐसे तो एक्ट में आपके पास 2-3 उपाय हैं। अगर आप घर में रह रही हैं और आपको घर से ही बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, तो अगर आप शिकायत करना भी चाहें तो आप कैसे करेंगी? तो उसके लिए है कि आप अपने किसी फ्रेंड की, किसी पड़ोसी की, किसी रिश्तेदार की मदद लें। सबसे पहले तो आप अपना समस्या किसी को बताएं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मुझे मतलब मैं बताना चाहूँगी सीटू जी कि इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। अगर किसी महिला के साथ ऐसा हो रहा होता है तो उनका मनोबल बिल्कुल टूट जाता है। आप बहुत खुशी खुशी से शादी करके किसी के साथ रहने जाते हो, बहुत कुछ टेक पे रखा होता है, हाँ, फिर वहाँ जाके अगर आपके साथ गलत व्यवहार हो तो खुलकर बोलना भी कि अच्छा मेरे साथ गलत हो रहा है, हाँ, किसी को बताना अपना दुख, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तो अपने घर वालों, रिलायबल, अपने माता पिता, भाई बहन हो, कोई आपके मित्र हों, जो कोई पड़ोसी हों, जो कभी ऐसी घटना बहुत सीवियर हो जाए तो आप उनको जल्दी से बुला सके मदद के लिए, पहले उनको बताएं।
उसके सिवा प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, संरक्षण संरक्षण अधिकारी, सभी जिलों में संरक्षण बिल्कुल अधिकारी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो संरक्षण अधिकारी है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स अपॉइंट करें। तो आप ऐसे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को कांटेक्ट कर सकते हो, उनकी ड्यूटी है, वो आके देखेंगे। इनफैक्ट वो एक DIR बनाते हैं, इसको कहते हैं डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, कि क्या घटना हुई, कैसे घरेलू हिंसा रिपोर्ट हिंदी में बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, घरेलू हिंसा रिपोर्ट कहते हैं। इसके सिवा और भी एक्ट में कुछ लोगों को बताया गया जिनको हम कहते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। वो भी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट की एजेंसी ही हैं, जिनका भी काम है कि ऐसी महिलाओं को, हाँ, उनकी समस्याओं को हल किया जाए या फिर उनकी मदद की जाए। और बाकी अगर आप खुद चाहें या आपके बिहाफ पे कोई और चाहे तो आप कोर्ट में कंप्लेन कर सकती हैं, मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट दाखिल कर सकती हैं और उसके बाद वहाँ से कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है। और आप थाने भी जाकर के कंप्लेंट कर सकती हैं। और कई हेल्पलाइन नंबर भी, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करती हैं, इंटरनेट इस्तेमाल करती हैं, तो कई हेल्पलाइन नंबर भी सरकार ने जारी किए हैं जिन पर फ़ोन करके आप अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकती हैं। इसमें एक चीज़ और भी मैं एक बात और बताना चाहूँगी मैडम, जैसे कि हमारा, हाँ, आप अपने बिहार राज्य सेवा हाँ, बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं, तो हमारे यहाँ हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ हैं। और हमारा जो एक्ट है, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट है, उसका सेक्शन 12 जो है वो कहता है कि भाई जो महिलाएं हैं और बच्चे, महिलाएं, बच्चे, बहुत लोग, सेक्शन 12 में एक लिस्ट है कि कौन कौन है जिनको हमें फ्री लीगल एड देना है। तो इसमें महिलाएं बिल्कुल बेझिझक, वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ में वहाँ सेक्रेटरी होते हैं, वो ADJ रैंक के ऑफिसर होते हैं, आप उनके पास जा सकती हैं, आप उनके पास आवेदन दे सकती हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ घटना घट रही है, हम किसको अप्रोच करें, तो आप वहाँ पे जाएं, अपनी समस्या बताएं, तो आपको हर तरह की लीगल जानकारी दी जाएगी। अगर आपको वकील की ज़रूरत है अपना केस फाइल करने के लिए, तो वो भी दिया जाएगा। तो मतलब आवेदन लिखने से आपको इन्फॉर्मेशन देने से, लिखने से लेकर आपका मतलब केस जब तक चलेगा कोर्ट में, आपके साथ खड़े रहने के लिए मतलब हमारे पैनल लॉयर्स हैं, सब कुछ है, सबकी सुविधा है। आपको बस थोड़ा सा हिम्मत करना है, हिम्मत करके पहले तो एक्नॉलेज करना है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत है, वो वायलेंस है, उसको रोकना चाहिए। और उसके बाद अगर आप थोड़ी सी हिम्मत करें और कोशिश करें तो बहुत सारे आयाम हैं, मतलब आप बहुत से लोगों से मदद ले सकते हैं और अपनी समस्या का हल निकाल सकते हैं। और इसके लिए हेल्पलाइंस भी हैं, महिला हेल्पलाइंस जो हैं बिहार के हर ज़िलों में हैं, बाकायदा उनके नंबर्स हैं। आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन का इस्तेमाल करती हैं तो वो फ़ोन का इस्तेमाल करके, उन नंबर्स का इस्तेमाल करके अपने ज़िले में ज़रूर इस तरीके से मदद जो है वो ज़रूर मांगे। किरण जी, इसमें एक घरेलू हिंसा कानून, संरक्षण कानून बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि इसमें आश्रय का अधिकार है। बिल्कुल। ये आश्रय के अधिकार से क्या मतलब है और उस अधिकार के बारे में हमको थोड़ा सा विस्तार से बताएं। बिल्कुल मैम। सीटू जी, देखिए, ये एक्ट जो है, इसे हम अगर अपने कानून की भाषा में कहें तो हम कहते हैं कि ये सिंगल विंडो एक्ट है। सिंगल विंडो एक्ट का मतलब है कि जो भी तरह की रिलीफ आपको चाहिए, वो पैसे से हो सकती है कि आपको कॉम्पनसेशन मिले, अगर आप अपने बच्चे की कस्टडी चाहती हैं तो उसका भी हो सकता है, अगर आप प्रोटेक्शन ऑर्डर चाहती हैं, हर चीज़ का आपको एक ही जगह पे, एक ही कोर्ट में, एक ही केस फाइल करने से होगा, उससे आपको हर रिलीफ मिल सकता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये सिंगल विंडो एक्ट है। सिंगल विंडो एक्ट का मतलब है कि आप एक जगह जाइए, एक जगह एप्लीकेशन लगाइए और वहीं पे जो मैजिस्ट्रेट हैं वो आपको बहुत ही सारी रिलीफ दे सकते हैं अलग अलग हेड्स में। तो आपको अलग अलग जगह पे, अलग अलग कोर्ट में फिर से नया केस दाखिल करने का ज़रूरत नहीं है कि आप अगर 125 CRPC में गई तो वहाँ अलग केस कर रही हैं, 498A का अलग केस कर रही हैं। तो एक ही केस में आपको हर पॉसिबल रिलीफ मिल सकता है। और जो सबसे बड़ी बात इस एक्ट ने की वो है राइट टू रेसिडेंस। हाँ, राइट टू रेसिडेंस बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि देखिए, बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता था कि एक बार आपकी शादी हो गई, ससुराल ही आपका घर है। बट आपको पता चलता है वहाँ जाके ये तो मतलब मेरा घर ही नहीं है। जब मन करे मेरे सास ससुराल वाले या मेरे पति जब किसी को समस्या हो वो कहें कि भाई निकलो, हाँ, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। जब तक वो खुश हैं तब तक आप उनके साथ रह सकती हैं, जब जिस दिन उनको आप अच्छी नहीं लगे या कोई समस्या हो जाए तो आपका कोई अधिकार नहीं था। भले ही जिस दिन से आपकी शादी होकर जाए आप उस घर को सजाती हैं, संवारती हैं, घर का मैक्सिमम काम करती हैं, और अगर आप वर्किंग हैं तो आप अपने इनकम से उसमें कंट्रीब्यूट भी करती हैं घर को आगे बढ़ाने में, सब कुछ करने में। बट आपको पता चलता है वन फाइन डे कि भाई ये घर तो मेरा है ही नहीं, इसमें तो मेरा कोई अधिकार नहीं है। तो जो सबसे अच्छी बात इस एक्ट ने की वो है कि आपको एक अधिकार दिया कि भाई ऐसा नहीं है कि आपके खिलाफ अगर वायलेंस हो रहा है और अगर आप बोलेंगी तो पहला चीज़ ये होगा कि भाई घर से निकलो, ठीक है, तुम्हें अगर हमारे खिलाफ कुछ करना है, हमारे खिलाफ केस करना चाहती हो तो तुम निकलो। क्योंकि घर से निकलना बहुत बड़ी बात है।
आप अपने घर में रह रही हैं, आपका सारा सामान वहाँ है, अगर आपके बच्चे हैं तो वो वहीं आसपास स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अगर आप कंप्लेन करें तो आपको समझना पड़ेगा कि इतनी सारी चीज़ें स्टेक पे हैं, मुझे अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, मेरे बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी, मेरा सारा सामान यहाँ। कि नहीं लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल लड़कियों बिल्कुल को संपत्ति में उत्तराधिकार है, लेकिन मायके वाले भी एक्सेप्ट बिल्कुल। करेंगे हाँ, कि नहीं प्रैक्टिकल करेंगे? रियलिटीज़ तो बहुत हैं। आप मायके जाएं, वहाँ पे आपकी भाभी आपके साथ कैसे रखे, वहाँ पे आपको क्या सुविधाएं मिले, क्या। सबसे बड़ा है, अगर मान लीजिए मेरा बच्चा है वो यहाँ पढ़ता है, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी सैक्रिफाइस हो जाएगी कि हम उसकी पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा दें मिड सेशन में या कभी हाँ, भी वो छुड़वा दें। बेचारा कहीं और जाकर रहे, वो नाना नानी के घर ही रहे या कहीं और रहे। तो इस एक्ट ने सबसे पहली बार कहा कि भाई आपको एक राइट टू रेसिडेंस है, जहाँ आप रह रही थी वहाँ पे आपको रहने दिया जाएगा, वो रेसिडेंस का राइट डिस्टर्ब नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि भाई वो आपको घर से निकाल सकते हैं। इनफैक्ट अगर वो घर से आपको निकालना भी चाहें तो उनको एक ऑल्टरनेट अकोमोडेशन देना होता है कि भाई वो आपको वैसा ही घर, जहाँ आप जैसे जिस सुविधा के साथ यहाँ रह रही थी, या तो आप उनके लिए एक दूसरी जगह वैसे ही घर की व्यवस्था करें, या अगर महिला खुद से घर ले रही है तो आप उसका रेंट पे करें। तो बेसिकली सर पे जो छत है वो इंश्योर रहे, क्योंकि अगर वो केस लड़ना चाहती है या फिर इस जो हो रहे वायलेंस के खिलाफ कुछ करना चाहती है तो वो करे, मतलब सर से छत हट जाएगी, इस बात का डर ना हो। यानी घरेलू हिंसा कानून में आपको राइट टू रेसिडेंस है, यानी आप एक व्यक्ति के खिलाफ कंप्लेंट करके उसी घर में रह सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि कोर्ट जो है वो ये भी कहता है कि भाई आप इस इलाके में नहीं आएंगे या घर के उस हिस्से में नहीं आएंगे, बिजली पानी की उपलब्धता आपको इंश्योर करनी पड़ेगी। यानी जीवन वो जिस तरीके से जी रही थी उस कंप्लेंट को करने से पहले, उसी तरीके से वो जीवन जो है वो निरंतर जीती रहेंगी। यहाँ पर एक बात और अब भी जानना चाहते हैं, कई बार ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं जब पति जो है या जो भी जिनके खिलाफ कंप्लेंट की गई है वो प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश करते हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा अगर हमको विस्तार से बता दें। देखिए, आपको तो पता है कि जब भी कोई अच्छा कानून बनता है और उसमें कुछ अच्छे प्रोविजन होते हैं, लूप होल्स भी होते हैं, और ये मतलब हमारा ह्यूमन नेचर कहें या जो भी कहें, हाँ, हम सबसे पहले उसकी उपयोगिता को देखने के बजाय अगर हम उसे कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं, कैसे अगर कोई स्पेशल राइट महिला के फेवर में बनाई गई है तो उस राइट को कैसे डिफीट करें, इसके बारे में लोग ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो इसमें देखिए कई बार क्या होता था कि अगर जैसे ही महिला ने कंप्लेन किया कि भाई मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस है, या घर वालों को लगता था कि ये कंप्लेन कर सकती हैं, हाँ, और बाद में मान लीजिए वो घर में हिस्सा मांग सकती हैं या फिर प्रॉपर्टी कुछ समस्या हो जाएगी, तो पहला काम वो करते थे, वो प्रॉपर्टी किसी थर्ड पार्टी को बेच देते थे, थर्ड पार्टी का इंटरेस्ट क्रिएट कर देते थे। तो इस केस मतलब इस एक्ट में जिस दिन आप कंप्लेन फाइल करती हैं और अब बहुत सारा रिलीफ मांगती हैं, तो उस रिलीफ में एक ये भी रिलीफ है कि भाई जो हस्बैंड हैं जब तक केस चल रहा है उस महिला को उस घर से कहीं निकालेंगे नहीं, और उस प्रॉपर्टी में किसी थर्ड पर्सन का इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करेंगे, मतलब उसको किसी को बेचेंगे नहीं, उसे खाली नहीं करेंगे, मतलब कि कहीं और नहीं जाए, वो छत उस महिला के सर पे बरकरार रहनी चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ की है, और इस तरीके से कानूनी संरक्षण एक तरीके से बिल्कुल। ये आपने दुरुपयोग की बात की, तो जब हम 498A की बात करते हैं तब भी हम बार बार कहते हैं कि महिलाएं जो हैं वो इस कानून का दुरुपयोग कर रही हैं। घरेलू हिंसा कानून को लेकर भी एक बहस लगातार चलती रहती है अलग अलग सर्किल से कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है, तो उसको भी क्या चेक करने के लिए या उसको भी रेगुलेट करने के लिए सरकार ने या कुछ प्रोविजंस किए हैं? मैं कहीं पढ़ी थी कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमेटी बनाते हैं और दरअसल वो रिपोर्ट देते हैं। देखिए, अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछे तो हम इस बात से अग्री नहीं करते। अगर आप एक्चुअली डेटा देखें, जितनी वाइड स्केल पे 498A होता है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस होता है, अगर आप एक्चुअल में डेटा देखें और आसपास के लोगों से मिले, हम सब सोसाइटी में रहते हैं, हमें पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो अगर आप देखें तो जितने लोगों के साथ गलत हो रहा होता है उसमें से बहुत कम 50% लोग ही जो हैं वो हिम्मत कर पाते हैं और हिम्मत करते हैं और बोल पाते हैं कि अच्छा मेरे साथ गलत हो रहा है। तो फिर अगर हम ये कहें कि हो सकता है बहुत ही कम परसेंटेज के लोग हैं जो दुरुपयोग भी करते होंगे, मगर हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत ही काबिल जुडिशरी है। ट्रायल कोर्ट से लेके ऑनरेबल हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, वहाँ पे जो जजेस बैठे हुए हैं वो हर तरीके से ट्रेंड है। हाँ, तो अगर कोई है जो ऐसा है जो एक्ट का या किसी प्रोविज़न का दुरुपयोग करना भी चाहता है, तो हर लेवल पे उसको चेक करने के लिए एक मैकेनिज़्म बना हुआ है। मान लीजिए ट्रायल कोर्ट लेवल पे कुछ भूल हो भी गई या अगर दुरुपयोग की पॉसिबिलिटी भी हो गई, तो ऊपर के कोर्ट्स हैं
ऑनरेबल हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो मैं इस बात को नहीं मानती कि उस सेंस में दुरुपयोग हो रहा है कि किसी को नुकसान हो रहा हो, क्योंकि जो जुडिशरी है वो अपनी तरफ से पूरा कोशिश करती है। हाँ, कि हम मतलब हमारे यहाँ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है कि भाई जब तक आपके खिलाफ दोष सिद्ध नहीं हो जाता आप इनोसेंट माने जाते हैं। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने कुछ न किया हो और आपको सज़ा हो जाए, तो उस हिसाब से तो दुरुपयोग नहीं है। बट हाँ, लॉयर्स हैं, महिलाएं हैं, जब हम लोग केस करते हैं तो कई बार होता है कि हर तरह के केस कर दीजिए कि ऑपोजिट पार्टी पे प्रेशर पड़े, तो वो सब चीज़ें हैं। बट हाँ, इस एक्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप मेरे हिसाब से पूछें, मेरे ओपिनियन में, हाँ, तो एक्ट बहुत ही ज़रूरी है। एक्ट तो बहुत ज़रूरी है और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है या बहुत बड़ी तबका जो है महिलाओं का वो पीड़ित है, लेकिन साथ ही साथ एक डिबेट भी चलता रहता है और उस डिबेट पर उंगली रखना भी हम लोग का काम है। एक बात और भी आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से आपका जुड़ाव है और लोक अदालतें भी आप लोग हर 3 महीने पे आयोजित करती हैं, क्या कोई महिला यहाँ पर भी आ करके अपनी शिकायत जो है वो दर्ज कर सकती है, और क्या ये हर डिस्ट्रिक्ट में है, कैसे इसका सेटअप भी थोड़ा सा बता दें हमको। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए लोक अदालत तो जैसा कि हमने अभी आपके ही चैनल पे एक प्रोग्राम भी किया था, हम 3-3 महीने पे लोक अदालत ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। लोक अदालत का सबसे बड़ा क्या कोई खास दिन होता है या मतलब उसका अनाउंसमेंट आप हाँ बिल्कुल अखबारों में करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, उसका कैलेंडर बनता है, हम उसके बारे में व्यापक प्रचार प्रसार करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बिल्कुल आप लोक अदालत में भी जा सकते हैं। लोक अदालत एक ADR हम कहते हैं, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एक तरीका तो है कि आपके बीच में अगर डिस्प्यूट हुआ या कोई बात हुआ तो आप कोर्ट जाके उसको सुलझाएं, और एक ADR है, कहते हैं ऑल्टरनेट तरीके हैं कि आप कोर्ट ना जाएं और उसके बाद भी आपकी जो समस्या है वो हल हो जाए। तो उसमें एक मीडिएशन भी है, लोक अदालत भी है। तो इन सब में क्या होता है कि आप जा सकते हैं, जैसे मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़, हर डिस्ट्रिक्ट में उनका एक दफ्तर है, वहाँ पे एक सेक्रेटरी साहब होते हैं, आप उनको जाके अपनी समस्या बता सकते हैं। तो वो आपको मीडिएशन के लिए भी भेजेंगे। वहाँ पे ट्रेन मीडिएटर्स होते हैं, वो दोनों पक्षों को बुलाते हैं, उनकी समस्या को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें और किसी तरह की लीगल जानकारी चाहिए, किसी तरह का लीगल एड चाहिए, तो वो भी देते हैं। तो आप उसका भी, उस फोरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उस फोरम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बात ज़रूर, जो भी महिला दर्शक मेरी देख रही हैं और पुरुष दर्शक भी जो देख रहे हैं, ये बात ज़रूर ख्याल रखें कि जो भी आपके खिलाफ हिंसा हो रही है उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं, क्योंकि जब आप आवाज़ उठाएंगे तभी दरअसल आप अपनी बेटी को भी, जो कल को पत्नी बनेगी, एक सुरक्षित माहौल और एक सुरक्षित परिवार जो है वो दे पाएंगे। किरण जी, आपने हमें इतनी सारी जानकारियाँ दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, आप हमें इस कार्यक्रम के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, पटना, फ्रेजर रोड, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं director.ddkpatna@gmail.com। आप हमें ज़रूर लिखें, आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। कोरोना अभी गुजरा नहीं है दर्शकों, अपना खास ख्याल रखें, टीका ज़रूर लें, एक नहीं बल्कि दोनों टीके ज़रूर लें, मास्क ज़रूर पहने और 2 गज की दूरी का ख्याल रखें, भीड़ भाड़ से बचे रहें।